और जब पिज्जा आता होगा तो फिर उसको ऑरेगनो और चिली फ्लेक्स भी रखती होंगी आप? एब्सोल्युटली, वो तो रखने के लिए होता है ना, वो तो हम रखते हैं। डिलीवरी बॉय को जाने देते हो, उसको भी रख लेते हो। चुल की बैटरी होगी फुल दिल्ली के चुलबाज आदि हरी के साथ शाम 5 से 9 सिर्फ रेडियो सिटी 91.1 पर। दिल्ली के चुलबाज आदि हरी। रेडियो सिटी 91.1 FM, रग रग में दौड़े सिटी। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो सिटी 91.1 मेरे यानी आरजे रोहन के साथ। दोस्तों, कल मैंने शी जिनपिंग की कहानियों का पहला अध्याय आप सबको पढ़कर सुनाया। उसका कुछ अंश पढ़कर हमें समझ आया कि किस तरीके से चीन की जो सभ्यता है वो उस समय से आगे बढ़ रही है जिस समय कागज का भी आविष्कार नहीं हुआ था। आज उसी शी जिनपिंग की कहानियों की किताब से मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं दूसरा अध्याय। तो चलिए आज दूसरे अध्याय का कुछ अंश मैं आप सबके लिए पढ़ता हूं। दूसरे अध्याय का नाम है लोगों के साथ नेह बंधन, चिरधड़ में शी जिनपिंग के कदमों के निशान। देखा जाए तो सांस्कृतिक क्रांति अपने पहले चरण के बाद धीरे धीरे मांद पड़ती जा रही थी। बहरहाल माओ के विरुद्ध लीन प्याओ के नाकाम तख्ता पलट 1971 में हवाई दुर्घटना में उसकी मृत्यु और इसके नतीजे में चंडाल चौकड़ी का उदय सांस्कृतिक क्रांति का वह कालखंड था जो 1976 में माओ दस्तूर की मृत्यु के बाद ही समाप्त हुआ। जब शी जिनपिंग को छिड़वा विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला तो उसी दौरान उनके पिता शी चुज्यून भी आजाद हो गए। जब उनके पिता परिवार से मिले तो वे बड़े हो चुके अपने बेटों को पहचान नहीं पाए थे। नवंबर 1976 में उन्होंने पार्टी प्रमुख हवा कोफड़ को चिट्ठी लिखकर पार्टी के लिए अपने शेष जीवन समर्पित करने और लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की इच्छा व्यक्त की थी। पत्र के नीचे उन्होंने हस्ताक्षर करते हुए लिखा था, शी चुज्यून चेयरमैन माओ का अनुयायी और ऐसा पार्टी का सदस्य जिसने अभी तक नियमित पार्टी गतिविधियां दोबारा नहीं शुरू की हैं। शी चुज्यून को दिसंबर 1978 में 11वीं सीपीसी केंद्रीय समिति के तीसरे पूर्ण अधिवेशन में उनको पूरी तरह पुनः स्थापित कर दिया गया। वर्ष 1978 से 1981 तक उन्हें सूबाई सचिव, कावड़तुर सैन्य क्षेत्र का गवर्नर, राजनीतिक कमिश्नर नियुक्त किया गया। जहां तक शी जिनपिंग का सवाल, तो वे 1975 से विश्वविद्यालय के दिनों में वे विभिन्न छात्र गतिविधियों में संलग्न रहे। अपने अंतिम वर्ष में वे छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1979 में विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने केंद्रीय सैन्य आयोग के कार्यालय और राज्य परिषद के कार्यालय में सचिव की हैसियत से सफलतापूर्वक काम किया। उन्होंने उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री कंड प्याओ के सचिव के रूप में भी काम किया था। 11वीं केंद्रीय समिति के 6वें पूर्ण अधिवेशन के दौरान एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसका शीर्षक पार्टी के इतिहास पर था और इसे जून 1981 में मंजूर कर लिया गया। प्रस्ताव में कहा गया था कि माओ ने स्वयं को विचारों और जनता से दूर कर लिया था। वे अपनी मनमर्जी के काम करते थे और पार्टी की केंद्रीय समिति पर अपना दबदबा बढ़ाते जा रहे थे। इतना सब होने के बावजूद माओ को सांस्कृतिक क्रांति की ज्यादतियों से बरी कर दिया गया। इसके बारे में कहा गया कि चीनी क्रांति के प्रति उनका योगदान उनकी गलतियों पर भारी है। ये आलोचना शायद जरूरी थी क्योंकि चीन दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा था, अपनी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे बदल रहा था और बुद्धिजीवियों को सांस्कृतिक क्रांति की आलोचना करने की अनुमति दे रहा था। इस प्रस्ताव को सीपीसी में तड़ शाओफेड को प्रमुखता मिल गई और माओ के विचारों के साथ उनके सिद्धांतों को भी पार्टी संविधान में शामिल कर लिया गया। चीनी जनता ने व्यक्ति पूजा और लकीर के फकीर वाली मानसिक बेड़ियां तोड़ डाली, जैसे कि प्रस्ताव में स्पष्ट संदेश दिया गया था। वहां लोग उठ खड़े हुए और चीन को दुनिया की फैक्ट्री बनाने के साथ उसे दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था भी बना डाला। आमतौर पर माना जाता है कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य वाले पहले 2 प्रस्तावों ने मार्गदर्शक विचारधारा को स्थापित करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इन प्रस्तावों ने एक तरफ मुख्य नेतृत्व की उपलब्धियों को स्थापित किया और दूसरी तरफ नेतृत्व द्वारा निर्धारित नए लक्ष्यों व समय सीमा को पूरा करने के लिए पार्टी के भीतर आम राय भी बनाई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पुराने जमाने के वर्ग संघर्ष के गंभीर आर्थिक निर्माण के लिए रास्ता खाली कर दिया। सुधार सबसे पहले ग्रामीण इलाकों में किए गए। हालांकि सामूहिक श्रम के जमाने वाले उत्पादन
ब्रिगेडरों और कम्युनों को एक झटके से खत्म करना आसान न था। वर्ष 1979 में राज्य ने अप्रत्याशित रूप से अनाज के वजन पर आधारित औसत कृषि खरीद मूल्य में 22.1% की बढ़ोतरी की। इसका फौरी प्रभाव तो ये हुआ कि किसानों को खेती से साजो सामान बढ़ाने और अधिक पैदावार करने की प्रेरणा मिली। उल्लेखनीय है कि 1980 के दशक में सामान खरीद और बिक्री प्रणाली की जगह ठेका खरीद ने ले ली। वर्ष 1984 में जनवादी कम्युनों को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया गया और उनकी जगह काउंटी और टाउनशिप प्रशासनों ने ले ली। लगभग 56,000 कम्युनों को समाप्त कर दिया गया और उनकी जगह 92,000 गाँव और नगरों को स्थापित कर दिया गया। हालांकि चीन ने जनवादी कम्यून के जमाने में बनाई गई शहरी ग्रामीण दोहरी अर्थव्यवस्था को कायम रखा। अगला अंश है जड़ों की ओर वापसी। यही सब घट रहा था जब शी जिनपिंग 1982 में पेइचिड से हपेई सूबे में चड़तिड़ काउंटी चले गए। यहाँ उन्होंने पूरी कामयाबी के साथ काउंटी पार्टी समिति के उप सचिव और सचिव का काम संभाला। इस तरह उन्होंने एक बार फिर मैदानी स्तर पर काम शुरू किया। चड़तिड़ काउंटी हपेई सूबे के शिचाचवाड़ शहर के उत्तर में स्थित है, जहाँ हुतवो नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। उत्तर और दक्षिण की तरफ से रेल और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 जाता है। पुराने जमाने में चड़तिड़ को छाड़शान चड़तिड़ कहा जाता था। हान राजवंश के समय से ये सूबे मंडल और काउंटी प्रशासन का केंद्र रहा है। एक दौर में ये तमाम राजवंशों का राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। उस समय ये येन्नान सूबा और चिड़शी के लिए प्राकृतिक रक्षा कवच होता था। चड़तिड़ को उत्तरी चीन के प्रसिद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहरों में गिना जाता है। जनवादी गणराज्य चीन की स्थापना के बाद चड़तिड़ उत्तरी चीन में सबसे पहली सर्वाधिक पैदावार करने वाली काउंटी बन गई थी। वर्ष 1981 के आखिर तक काउंटी की आबादी 4.5 लाख थी। औद्योगिक और कृषि उत्पादन 206.73 मिलियन यौन के बराबर हुआ। इस तरह प्रति व्यक्ति आय 140 यौन से अधिक रही। वर्ष 1981 के आखिर में जब शी जिनपिंग ने पेइचिड से जाने और चड़तिड़ की जमीनी स्तर पर काम करने का फैसला किया था, तो इससे राजनीतिक नेताओं और रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच काफी घबराहट फैल गई थी। अगर तुम जमीनी स्तर पर काम करना चाहते हो तो तुम थल सेना में जाओ। कर्डपियो ने उनसे आग्रह किया, हमने लंबे समय तक देहात में काम किया है और अब तुम पेइचिड छोड़ रहे हो। हालांकि रिश्तेदारों ने उन्हें नहीं रोका, लेकिन उनके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। अगर तुम राजनीति में जाना चाहते हो तो तुम ये काम पेइचिड में भी रहकर कर सकते हो। आ बैल मुझे मार वाली बात क्यों? देहात में उनके साथ काम करने वाले एक दोस्त ने उनसे कहा। शी जिनपिंग को सबकी चिंता का एहसास होने लगा। वास्तव में सांस्कृतिक क्रांति के एक बार खत्म हो जाने के बाद शिक्षित युवाओं की एक बड़ी संख्या एकाएक करके शहरों को लौटने लगी थी। बरसों तक गांव में कमर तोड़ जिंदगी गुजारने के बाद अब उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने बहुत कष्ट भोग लिया है और अब शहर वापस जाना चाहिए। इसलिए अब तक उन्होंने जो वक्त खोया है उसकी भरपाई करने के लिए उन्हें जिंदगी का लुत्फ उठाना चाहिए। क्या खोया हुआ वक्त ऐसे ही वापस आएगा? शी जिनपिंग के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उन्होंने सोचा कि सांस्कृतिक क्रांति का अनुभव करने वाले व्यक्ति के रूप में उन्हें जिम्मेदारी उठाने के लिए आगे आना चाहिए और सुधार व खुलेपन के मोर्चे में शामिल हो जाना चाहिए। ल्यांगचा में जमीनी स्तर पर उनका जो जुड़ाव था उसके कारण वे लौटना चाहते थे। उन्होंने सोचा, ल्यांगचा से आए हुए लगभग 7 साल हो गए हैं और पार्टी की 11वीं केंद्र समिति के तीसरे पूर्ण अधिवेशन को हुए भी 3 साल से अधिक का समय हो चुका है। वैसे गांव वालों का जीवन तो काफी बदल चुका है, लेकिन बदलाव अधिक नहीं हुआ है और बहुत धीमे चल रहा है। ग्रामीण चीन में ल्यांगचा जैसे अन्य हजारों गांव हैं। गांव वाले कब समृद्ध और खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे? जमीनी स्तर पर हम कुछ व्यवहारिक करने के लिए सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं? शी जिनपिंग ने अपने जवाब से सबको लाजवाब कर दिया। ये चाहे जितना भी मुश्किल हो, लेकिन ल्यांगचा की जिंदगी से बदतर तो नहीं हो सकता। जाने से पहले कुछ जान पहचान वाले शी जिनपिंग को विदा करने पहुंचे। उनमें पाई फिल्म स्टूडियो के लेखक व पटकथा लेखक वार्ड योनचॉय भी पहुंचे। उन्होंने शी जिनपिंग से कहा कि अब आप देहात जाएं तो आप किसान जनता के साथ गहरे से जुड़ें और स्वयं को ल्यू छिड़ की तरह ढाल लें।
हैप्पी सुबह की राजधानी शिचाचवाड़ पहुंचने पर शी जिनपिंग ने शिचाचवाड़ मंडल समिति के प्रथम सचिव शेफर्ड से कहा कि वे निर्धनतम और सबसे पिछड़ी पहाड़ी काउंटी में काम करना चाहते हैं। शेफर्ड ने जवाब दिया, पहली बार काम शुरू करने के लिए काडरों और पदाधिकारियों के लिए काउंटी स्तर पर काम करना ज्यादा उचित है, ताकि वे स्वयं को ढाल लें और नई चीजें कर सकें। बहुत गौर करने के बाद आपको दुख सागर में ढकेल रहा हूँ और आपको चड़तिर काउंटी पार्टी समिति का उप सचिव का काम सौंपता हूँ। मैं संगठन द्वारा किए जाने वाले इंतजाम से खुश हूँ, शी जिनपिंग ने जवाब दिया। काम का आदेश मिलने के बाद जीप सीधे चड़तिर काउंटी पार्टी समिति के परिसर में घुसी और पुराने बंगलों की पंक्ति के सामने रुक गई। ड्राइवर ने शी जिनपिंग से कहा, सेक्रेटरी शी, हम आ पहुंचे। काउंटी पार्टी समिति का परिसर प्राचीन नगर के मध्य में स्थित था। ऐतिहासिक रूप से वो चड़तिर प्रशासनिक कार्यालय था। दालान के प्रवेश द्वार पर वहां उनके पुराने हैवेई पेड़ थे। काउंटी पार्टी समिति का एक अधिकारी त्वेचे शिशीन उस समय ड्यूटी पर था। उसने जब कार की आवाज सुनी तो उठा और एक खुली खिड़की से बाहर झांकने लगा। उसने कार से 2 लोगों को उतरते देखा। मैं सूबाई पार्टी समिति के आम दफ्तर से आया हूँ, सेक्रेटरी फंड है क्या? बुजुर्ग ड्राइवर ने खुली खिड़की में झांकते हुए पूछा। ओ जी हाँ, वो यही है, मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ, त्वेचे शिशीन ने एक युवा की तरफ देखते हुए कहा। युवा का कद लंबा था और उसकी आयु 28-29 साल की थी। वो सादे कपड़े पहने था और चेहरे पर बहुत इत्मीनान का भाव था। काउंटी पार्टी समिति के सचिव फड़ क्योछावड़ उनकी अगवानी करने आया तो उसे बताया गया, सेक्रेटरी फड़, आप हैं कॉमरेड शी जिनपिंग। संगठन ने इन्हें काउंटी पार्टी समिति का उप सचिव नियुक्त किया है। शी जिनपिंग का हाथ थामते हुए फड़ क्योछाड़ ने उनका हालचाल पूछा। शी जिनपिंग ने कहा, मैं यहाँ आम जनता से सीखने आया हूँ, कृपया मुझे मेरा काम बताएं। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है जनाब, आप लोग अभी अभी आए हैं, थोड़ा आराम कर लें, फड़ क्योछाड़ ने जवाब दिया। छेवई को इशारा करते हुए उसने शी जिनपिंग को उनका नया दफ्तर दिखाने को कहा। शी जिनपिंग का दफ्तर पुरानी 1 मंजिला घर के पश्चिम तरफ था। वो आकार में भी 10 वर्ग मीटर से जरा सा ही बड़ा होगा। फर्नीचर वगैरह भी बहुत साधारण सा था। पीले रंग की 3 दरवाजों वाली मेज, लकड़ी का एक बुककेस और सोने के लिए तख्त। चूंकि वो कमरा लंबे समय से खाली पड़ा था, इसलिए हर तरफ धूल ही धूल थी। छेवे शिशिन को लगा कि शायद जिनपिंग को जगह पसंद ना आए, इसलिए वो तपाक से बोला, सेक्रेटरी शी, यहाँ तो पेचिड़ जैसी बात नहीं मिलेगी। शी जिनपिंग ने कहा, ग्रामीण उत्पादन दल के सदस्य होने के नाते देहात में तो हम जैसे रहते थे, ये उससे बहुत बेहतर है। उन्होंने चारों तरफ देखा और कहा, बस इसे साफ करके दे दीजिए। और क्या। जब लोग फर्नीचर से धूल झाड़ने लगे और फर्श पर झाड़ू लगाने लगे तो शी जिनपिंग ने भी आस्तीन चढ़ाई और उन लोगों के साथ लग गए। काउंटी पार्टी समिति के नए उप सचिव, कहा जाता है ये पहचिड़ के किसी बहुत बड़े अधिकारी के बेटे हैं। ये तो बहुत सादे कपड़े पहने हैं और बड़े शहर के लोगों की तरह नखरे भी नहीं है। क्या बड़े शहर का बंदा यहाँ की मुश्किलें झेल पाएगा? उस समय चड़तिर काउंटी पार्टी समिति में अनेक सदस्य और काउंटी प्रशासन का नेतृत्व पुराने धाकड़ काडरों के हाथ में था। काउंटी पार्टी समिति से अचानक एक युवा की उप सचिव बनकर आ जाने से परिसर में जमा लोगों में जिज्ञासा होने लगी और बहुत बातें भी होने लगी। गांव के लोगों को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि शी जिनपिंग आखिर क्यों शहर का आरामदेह जिंदगी छोड़कर यहाँ जमीनी स्तर पर ऐसे ओहदे पर चले आए। बहरहाल शी जिनपिंग तो अपना मन बना चुके थे, मैं जब तक चाहूं मेरी जिंदगी अन्य लोगों की तुलना में हमेशा आरामदायक रहेगी। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? आरामदायक जिंदगी जीना तो साधारण सी बात है। मैंने तो दुख के सागर में छलांग लगाने की तैयारी कर ली है। लियांगचा में शी जिनपिंग ने हर तरह की मेहनत मशक्कत की थी। खुदाई करना, खाद ढोना, खेत जोतना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, अनाज उठाना, बांध बनाना आदि। ऐसा कौन सा मेहनती और मिट्टी में तरबतर हो जाने वाला काम उन्होंने नहीं किया होगा। कैसी कैसी कठिनाई उन्होंने नहीं झेली होगी। देहात में उनकी जो कठिन ट्रेनिंग हुई थी उसी ने उन्हें सख्त जान बना दिया था। शी जिनपिंग की नजर में जिंदगी बहुत छोटी होती है और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए वे जो काम करने चड़तिर में आए थे तो वो कार्यकाल और भी छोटा होगा। वक्त का बहुत दबाव था और ऐसी हालत में समय गंवाने और लापरवाही करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यही वो प्रेरणा थी जिसके कारण जिनपिंग लोगों के बीच जाकर स्वयं को समझने की कोशिश कर रहे थे।
तो ये था शी जिनपिंग की कहानियों में से दूसरे अध्याय का पढ़ा हुआ कुछ अंश। दोस्तों, आज हमने इस अध्याय में ये सीखा कि किस तरीके से शी जिनपिंग ने कितने सारे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उन्होंने संभाला। सचिव बने, उप सचिव थे उससे पहले। जब घर आए तो घर की दशा देखकर वहां से उन्होंने अपने पिताजी से एक इंस्पिरेशन ली और जमीनी तौर पर चीन को समझने के लिए निकले। उसके बाद जो जर्नी शी जिनपिंग की शुरू हुई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आगे भी सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं कल भी आऊं और आपको यही कहानी आगे सुनाऊं। आगे आ रहा है ब्लॉकबस्टर म्यूजिक रेडियो सिटी 91.1 पे। वाइब है जो इस शहर की उसको हम पहचाने, दिल के रिदम पे थिरके कदम जो वो म्यूजिक हम जाने। रेडियो सिटी, अरे वाइब है जो इस शहर की उसको हम पहचाने, दिल की रिदम पे थिरके कदम जो वो म्यूजिक हम जाने।